देखिए जो है इसके पहले क्या हुआ था, सेंटेंस हुआ था। सेंटेंस कहाँ हुआ था? देखिए हम आज क्लाज पर चर्चा करते हैं। क्लाज, क्लाज माने होता है उपवाक्य। क्लाज को पढ़ने से पहले थोड़ा हम सेंटेंस के बारे में जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंटेंस से ही क्लाज बनता है। जब अस्तर उसका घट जाता है तो क्लाज बन जाता है, बनना नहीं। तो देखिए सेंटेंस किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इतना मालूम है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तो आप लोग पूर्ववर्ती क्लासों में बार बार पढ़े होंगे कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ क्या हो, भाव। डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ complete sense is a CALL we called a sentence. ये रहा a group of words which has a complete sense is called a। भाई complete sense होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अब सेंटेंस तो कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए गोइंग इज राम होम, आप बोल दो कि ये भी हो, ये भी सेंटेंस है। हाँ सही है, लेकिन क्या इसका कोई भाव है? भाई सेंटेंस लिखने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की जो बनावट है, सेंटेंस की जो रूपरेखा है, उसका तो कोई क्रम बना होगा ना। उसका कोई क्रम बना है? क्रम ही नहीं बना है। आप जैसे देखिए, आपको पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना होगा? वर्ब लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा? वर्ब लिखना होगा। वर्ब के बाद आपको क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक्सेट्रा। ये रहा। इस ऑर्डर पर आपको चलना है। अगर यह ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सेंटेंस में जा रहे हो। अब उल्टा का उल्टा लिखोगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो शब्दों का सामंजस्य, भाई हम सेंटेक्स में यही तो पढ़ते हैं ना, सही तरीके से ग्रामेटिकल होना चाहिए। जो हमारा सेंटेंस हो वही पढ़ते हैं। और टॉपिक तो सेंटेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जनरली जो है 5 प्रकार के बताए जाते हैं। 3 जैसे जिसकी कक्षा बढ़ती है वैसे जो है उसमें पढ़ाते चले जाते हैं। तो सेंटेंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस और दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस 3 होते हैं। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। क्रम में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने कॉम्प्लेक्स है तीसरा किया है तो आप दूसरा कर दो तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें केवल एक क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, समझा नहीं? एक सब्जेक्ट और केवल एक सब्जेक्ट
और केवल एक फाइनाइट वर्ब होगा। किसमें? सिंपल सेंटेंस। दो नहीं रहेगा, दो वर्ब तो रह भी नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, राम सिंह, अब यहां पर देख लीजिए राम सिंह, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक क्या है? फाइनाइट। ठीक, सिंपल सेंटेंस। दो नहीं रहेगा, दो वर्ब नहीं रहेगा। अगर दो वर्ब है तो दो सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट हैं तो दो वर्ब होंगे, तब वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस होने के लिए केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। अब फाइनाइट वर्ब समझ आए? फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जिस पर नंबर, पर्सन और टेंस का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदल जाए। नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार तो जो बदल जाए, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार जो वर्ब बदले वही फाइनाइट है, और जो नहीं बदलेगा वो नॉन फाइनाइट है। सिंपल सेंटेंस हो गया ना। अब इसके बाद आता है अब देखिए हम क्लास की ओर, मेन हमारा टॉपिक क्लास ही चल रहा था, अब हम क्लास की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस हटाते। अब कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और एक या एक से अधिक, एक तो रहबे करेगा, एक रहेगा एक से अधिक, या तो एक रहेगा या तो एक से अधिक। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में भाई जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा। ठीक, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और उसी के समकक्ष एक कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। ठीक, दोनों, जैसे देखिए यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, Ram is singing, but अब Ram is singing, but Hari is dancing। इसमें दो सेंटेंस अगर देखा जाए तो इसको हम थोड़ा हटा दे रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस पर चर्चा हो रही है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस और यहाँ पर आ दे रहे हैं, जैसे टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर इन दोनों, ये जो बट है, बट को हटा दो इससे, और दोनों को अलग अलग लिखो। राम इज सिंगिंग, हो गया ना। और दूसरा क्या है? हरि इज डांसिंग। पहला है, दूसरा है राम इज सिंगिंग। राम इज सिंगिंग। अब इस सेंटेंस में राम आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट है, और सिंगिंग क्या है? वर्ब है, फाइनाइट ना, यही बोले जाओ। दूसरे में है हरि सब्जेक्ट हो गया, और डांसिंग आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब। डांसिंग क्या है? फाइनाइट वर्ब। अब यहां से यहां तक तो आपका एक सेंटेंस होगा ना, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंसों को यहां पर रखा गया है, और दोनों के बीच में जो बट लगाया गया है, यह क्या है? यह कंजक्शन है। और कौन कंजक्शन है?
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कॉम्प्लेक्स में रहेगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में लगता है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे गए हैं, दोनों सेंटेंस यहाँ पर आकर के क्या बन गए हैं? क्लॉज। क्या बन गए हैं? क्लॉज। अब हमने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ये क्या होता है? क्या होता है? और दूसरा जो है या तीसरा जो भी है उसके समकक्ष या उसी के अधीन कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही जो क्लॉज होते हैं वो अपने आप पर निर्भर होते हैं। समझा नहीं? यह इस पर निर्भर नहीं है और यह इस पर निर्भर नहीं है। दोनों को अलग अलग कर दो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ठीक? तो कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होना आवश्यक होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये क्या? कोऑर्डिनेट, और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? भाई आश्रित। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या रहेगा? और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सिंपल से कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन कंपाउंड सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पहचानने आसान है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम said that Hari was dancing। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बताया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। कोई दिक्कत? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा उसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, ठीक है, यह जो है यानी इसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हुआ रहता है। बताओ इसमें, चलो मैं कुछ नई चर्चा करता हूं। अब इसमें बताओ कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। भाई देखिए, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं है। राम सेट के पहले कुछ है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, हरी वाज डांसिंग, हरी वाज डांसिंग। तो हरी के पहले क्या लगा है? दैट लगा है। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह क्या हुआ? दैट हरी वाज, भाई देखो अब इसका अर्थ निकालो, दैट हरी वाज डांसिंग। अब आगे तो आ रहा है, और जब हम इसमें इसको मिलाएंगे तो इसका पूरा अर्थ निकल जाएगा। ठीक है,
समझा रहे नहीं? तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो सबसे बड़ी विशेषता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। किसी कोई दिक्कत? बेटर ये है कि आप कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद कर लो, अपने आप से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस क्या था? सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, जो भी कर लो। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी आगे पीछे करो। पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है क्लॉज की, मेन पॉइंट पर। देखिए, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज जो होता है वह एक वाक्य का हिस्सा होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है। जैसे देखिए, राम इज गोइंग बट सीता इज डांसिंग। कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पर देखिए, राम इज गोइंग और सीता इज डांसिंग। यहाँ पर राम इज गोइंग क्या है? क्लॉज है, और सीता इज डांसिंग क्या है? क्लॉज है। और दोनों में भी इसमें सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हुआ? आपका प्रेडिकेट हुआ। सीता क्या है? सब्जेक्ट है, इज डांसिंग आपका प्रेडिकेट है। तो क्लॉज किसको कहते हैं? क्लॉज जो है एक वाक्य का हिस्सा होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक राम इज डांसिंग बट सीता इज, राम इज सिंगिंग बट सीता इज डांसिंग, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या है? एक सेंटेंस है, और इसमें राम इज गोइंग क्या है? क्लॉज है, सीता इज डांसिंग क्या है? क्लॉज। ठीक है, क्लॉज समझ में आया? अब क्लॉज आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्लॉज 3 होते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा क्या है? क्लॉज 3 होते हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? पहला क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं मालूम है? अब सबसे पहले हम चलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रधान उपवाक्य। क्या बोलते हैं? प्रधान उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, और यह अपने अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं करता। ठीक है,
प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? अपने प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वह अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं है। किसी कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए अब देखिए रानी आस्क्ड if she was dancing। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दो, यहाँ पर रानी आस्क्ड, रानी ने पूछा, जैसे कोई सेंटेंस हो, उसने पूछा, राम ने पूछा, सीता ने पूछा, गीता ने पूछा, कुछ भी कर दो वैसे रानी आस्क्ड, रानी ने पूछा। अब यहाँ से यहाँ तक यह प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज आपका रानी आस्क्ड, क्योंकि रानी आस्क्ड इसका अर्थ निकालने के लिए किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता, सेंटेंस क्लॉज किसी अन्य क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लॉज उसको कहते हैं जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए या पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो है देखिए सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहते हैं, इसको या यह उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा उपवाक्य जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। भाई जो निर्भर होगा वही आश्रित होगा, और जो निर्भर है ही नहीं है वो कहाँ आश्रित है? जो निर्भर है वह क्या है? आश्रित है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आश्रित उपवाक्य, जिसको बोलते हैं हिंदी में आश्रित उपवाक्य, यह बेचारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इस पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। बगैर प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हुए वह अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करता है, क्या कर नहीं पाता है। जैसे देखिए इफ शी वाज डांसिंग, इसका क्या मतलब हुआ? जब तक हम इसको नहीं जोड़ेंगे, जब तक रानी आस्क्ड नहीं जोड़ेंगे तब तक यह जो है क्या रहेगा? ढूंढते रहो क्या वह डांस कर रही है, क्या वह डांस कर रही है। अब है तो ना, अधूरा है, तो जब इसको जोड़ देंगे तब हो जाएगा ये पूर्ण सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, सेंटेंस खत्म कब होता है? जब उस पर फुल स्टॉप लगता है ना, जब फुल स्टॉप लगेगा तभी तुम्हारा सेंटेंस खत्म होगा, चाहे इतना बड़ा हो। तो यहाँ आपका क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है कहाँ? सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हुआ रहता है। तीसरा है कोऑर्डिनेट ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज। भाई कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्या होता है?
कोऑर्डिनेट क्लास होता है यार, तो बोलो। एक क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो कोऑर्डिनेट क्लास जो होगा वह प्रिंसिपल क्लास के समकक्ष होगा। यानी अगर उस देखा जाए तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्या है, पूरा सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या है, सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में दो क्लास है। एक क्लास आपका यहाँ से यहाँ तक है और एक क्लास आपका यहाँ है। दो क्लास हैं, एक क्लास आप ये हो गया और एक क्लास ये हो गया। अगर जो है बीच में क्या है, एंड है, यही कंजक्शन आपका है और दोनों के वजूद बराबर हैं भाई, चलो ठीक है, प्रिंसिपल क्लास हुआ, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, ये भी प्रिंसिपल क्लास से कम नहीं है, यह भी प्रिंसिपल क्लास से कम नहीं है। ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लास हुआ। बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। यह अपने आप ये इस पर निर्भर नहीं करता और यह जो है इसको लपेटे में नहीं लेगा, समझा नहीं। ठीक, अगर यही सबऑर्डिनेट क्लास होता, सबऑर्डिनेट क्लास होता तो प्रिंसिपल क्लास पर तुरंत निर्भर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर नहीं करता। ठीक, क्लास तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लास, दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा क्या है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास आजाद होता है, अपने आप के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करता है। सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप से किस पर निर्भर करता है। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास ये प्रिंसिपल क्लास होता है और एक क्या है, सदिश कोऑर्डिनेट क्लास होता है और ये दोनों समान हैसियत रखते हैं। ध्यान दो, एक बात ध्यान दीजिएगा, जीवन में कुछ बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छे श्रोता बनना आवश्यक है। जो आदमी अच्छा श्रोता नहीं बन सकता है, सुनने वाला, तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वह सुन सुन के बोलते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अगल बगल की चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करिए। ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना ही आप ध्यान देंगे उतना ही आपको बोलने का मैटर मिलेगा, मसाला मिलेगा। जब आपको मसाला मिलेगा तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। आज के नेता क्या कर रहे हैं, अगल बगल के परिवेश को समझते हैं, उसके बाद ठीक है। बेटर यह है कि आप लोग किसी बात को बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिए, एकाग्रचित्त होकर के ध्यान लगा कर सुनिए, तब जाकर के आपका काम हो सकता है। अध्यापक पढ़ाए या नेता भाषण दे कहीं पर भी आप पहले सुनना सीखो। सबसे पहले सुनना सीखो। जब आप सुनना सीख जाएंगे तो बोलना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे तो सब कुछ होगा। चिंतन मनन जरूर है, लेकिन जीवन में झूठ कभी मत बोलिए। जो झूठ बोला है, झूठ पर जो है कोई नींव तैयार नहीं हो सकती है। झूठ वैसे है जैसे बालू की नींव पर महल को तैयार करना। बालू की नींव पर महल को तैयार करना, बालू पता नहीं कब भर रहा है। चलिए ठीक है, आज के बजना।